possible with your support. So my recording is working and I'm really happy. Technical glitches का थोड़ा सा tension रहता है ऐसे programs में, but it's all good. So namaste everyone, good evening, welcome. And I am delighted to welcome everyone on this platform for this 10-day certificate course on Indian knowledge systems, pathways and trajectories, which has been organized jointly by Shahid Mangal Pandey Government Postgraduate Girls College, Meerut, Uttar Pradesh, and Nucleus of Learning and Development. I am Dr. Nidhi Shandurnikar, and I'll be your moderator, facilitator through the course, along with my esteemed colleague, Dr. Vikas Rajpopat. And as we begin and as I take you through the details of the course, I am honored to welcome the principal of Shahid Mangal Pandey College, Professor Anju Singh ma'am, and the convener, who's the chief patron of this IKS certificate course, and also convener Professor Lata Kumar ma'am, who is with the Department of Sociology at the college and is also the coordinator for IQAC. I now invite Professor Anju Singh ma'am to kindly introduce the participants to the college, and then I'll invite Dr. Lata Kumar ma'am to deliver the welcome address. Sorry ma'am, थोड़ा सा मुझे वो करना था. Welcome speech ma'am की होगी, principal ma'am की. Sure. I invite Professor Anju Singh ma'am, principal of the college and patron of this IKS certificate course, to deliver the welcome address. Namaste ma'am. Thank you, Nidhi ji. अत्यंत हर्ष का विषय है कि शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज मेरठ एवं न्यूक्लियस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट संस्था के सहयोग से 2 वीक का नेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम, जिसका टॉपिक है इंडियन नॉलेज सिस्टम, पाथवेज एंड ट्रेजेक्टरीज, आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो रहा है. इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं आज के इस आयोजन के चीफ पैट्रन प्रोफेसर अमित भारद्वाज जी, निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, सभी विशेष अतिथियों, विषय विशेषज्ञों, संकाय सदस्यों और सभी प्रतिभागियों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूं. यह कार्यक्रम न केवल भारतीय ज्ञान परंपराओं की गहराई और विविधता को जानने का माध्यम है, बल्कि यह आज के संदर्भ में हमारी शिक्षण प्रणाली में इन मूल्यों को पुनः स्थापित करने का एक सार्थक प्रयास भी है. यह गर्व का विषय है कि हमारे महाविद्यालय द्वारा इस प्रकार की पहल की जा रही है, जो न केवल एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समृद्ध है, बल्कि सांस्कृतिक आत्मबोध को भी प्रोत्साहित करती है. मैं आयोजन समिति एवं इस कार्यक्रम की कन्वीनर प्रोफेसर लता कुमार को इस महत्वपूर्ण विषय के चयन हेतु बहुत बहुत बधाई देती हूं और आशान्वित हूं कि भविष्य में भी हमारा महाविद्यालय इसी प्रकार के कार्यक्रम हेतु सदैव तत्पर रहेगा. मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देती हूं. इस पाठ्यक्रम में देश भर से विख्यात विद्वान, शोधकर्ता, शिक्षाविद अपने अनुभवों को साझा करेंगे और IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम के विविध आयामों जैसे नीति शास्त्र, योग सूत्र, लोक कथाएं, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति आदि विषयों पर अपनी गहन परिचर्चा करेंगे. मैं आप सभी प्रतिभागियों से यह आग्रह करूंगी कि इस अवसर का अधिकतम लाभ लें, अपने सक्रिय संवाद में भाग लें और भारतीय ज्ञान की इन अमूल्य परंपराओं को न केवल जानें, बल्कि उसे अपने शिक्षण, शोध और जीवन में भी आत्मसात करें. एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. धन्यवाद मैडम.
आपने जो प्रोत्साहन दिया है, जो आपके मोटिवेटिंग शब्द हैं इस कोर्स को 10 दिन तक आगे ले जाने के लिए, और जैसे आपने कहा संवाद, चर्चा से ही हम सीख सकते हैं, तो आपका मार्गदर्शन हम सबके साथ रहे, इसी आशा के साथ मैं डॉक्टर लता कुमार मैडम से अब अनुरोध करूंगी कि वे कॉलेज के बारे में थोड़ा परिचय दे सभी पार्टिसिपेंट्स को। धन्यवाद डॉक्टर निधि। इंडियन नॉलेज सिस्टम पाथवेज एंड ट्रेजेक्टरीज के इस 10 दिवसीय ऑनलाइन पाठ्यक्रम के इस उद्घाटन सत्र में मैं महाविद्यालय प्राचार्य महोदया का अभिवादन करती हूँ। साथ ही इस मंच से जुड़े हुए मेरे सभी साथियों और कोऑर्डिनेटर्स एनएलडी से हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। शहीद मंगल पांडे राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी। शहीद मंगल पांडे राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय मेरठ शहर का एकमात्र शासकीय महाविद्यालय है, जो अपने न्यूनतम शुल्क में उत्कृष्ट शिक्षा के लिए जाना जाता है। कॉलेज का नाम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक शहीद मंगल पांडे के नाम पर रखा गया है। महाविद्यालय 2002 में यूजीसी द्वारा धारा 2F और धारा 12B के तहत मान्यता प्राप्त है। नैक के द्वारा 2024 में तृतीय चरण के मूल्यांकन में महाविद्यालय को B+ श्रेणी प्राप्त हुई है। महाविद्यालय प्राचार्य और सभी प्राध्यापक लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा चयनित उच्चतम योग्यता प्राप्त हैं। कॉलेज में शिक्षण सोच से लेकर आधुनिक पुस्तकालय, आधुनिक जिम, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। महाविद्यालय में कला संकाय के 9 विषयों में, कॉमर्स में तथा विज्ञान संकाय के 5 विषयों में पीजी कोर्स संचालित हैं। साथ ही साथ महाविद्यालय विभिन्न विषयों में शोध केंद्र के रूप में भी स्थापित है। स्नातक स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी, चित्रकला, संगीत, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा और गृह विज्ञान विषय उपलब्ध हैं। शहर में शारीरिक शिक्षा में MA पाठ्यक्रम मात्र इसी महाविद्यालय में संचालित है, बहुत ही गर्व की बात है। महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अंतर्गत द्विदिवसीय B.Ed पाठ्यक्रम पूर्णतः मान्यता प्राप्त है। महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध है। महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न आयोजन ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से किए जाते हैं और अकादमिक क्षेत्र में महाविद्यालय की गतिविधियां निरंतर अग्रतर बढ़ रही हैं और इसी तरह प्रतिवर्ष हम विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर आयोजन करा रहे हैं। न्यूक्लियस के साथ जुड़कर महाविद्यालय बहुत गर्व का अनुभव कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम सत्र के दौरान और भी इसी तरह के अकादमिक कार्यक्रम आपके साथ करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं न्यूक्लियस ऑफ डेवलपमेंट सेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर निधि जी। धन्यवाद लता मैम। अब आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को, सभी पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा इस सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी, after which we will introduce today's expert speaker, Dr. Rachna Sharma ma'am, who is with us already. So the first edition of this certificate course, which aimed at navigating the extent and scope of Indian knowledge systems, was offered by NLD in the month of February 2025 in collaboration with GNVS Institute of Management, Mumbai. And in the first edition of the certificate course, we managed to explore different aspects of IKS, like management lessons from Bharatiya Itihas, how to integrate IKS with contemporary thought, how to bring Gurukul education to address the climate crisis, what are the foundational elements of IKS, what is the Bharatiya perspective of research, what is the history of Yoga Shastra, and how we can link Paninian grammar with computational thinking. So this was the first edition of the certificate course, in which we had 10 esteemed speakers, and this edition that all of you have joined in June 2025, it is the second edition, and like the first edition, we have 10 expert speakers
who will be talking about 10 different topics related to IKS. And the idea behind doing this certificate course is that all the participants, especially the faculty members, should get preliminary insights into India's glorious contributions to the world. They should be able to explore IKS from a multidisciplinary perspective. They should be motivated to engage in IKS-focused research, and they should be able to explore both the theoretical as well as application part of IKS in different disciplines. In this edition, we have 10 experts on IKS who will cover a wide variety of topics, beginning from Niti Shastra today to Patanjali's Yoga Sutra, to the global influence of IKS, to challenges that IKS teaching and research is faced with, to Shiva Katha and management lessons, to storytelling in the Bharatiya perspective, and to how Indian women saint poets have played a very, very important role in Bharatiya civilization. With this, I am pleased to invite and welcome Dr. Rachna Sharma, Madam, to conduct today's session. I am particularly pleased to see ma'am because we had invited her for the first edition, but due to some of her engagements and academic commitments, she was not able to be a part of the first edition. So nevertheless, we at NLD are delighted, ma'am, that you are delivering the inaugural lecture for the second edition. Dr. Rachna Sharma, Madam, is an associate professor at KIIT College of Education, Gurugram. She is a UGC approved master trainer in IKS with over 20 years of experience in education. Madam holds a NET and PhD in education, and her expertise includes adolescent adjustment, mental health, and the empowerment of adolescent girls, all of which is extremely important given the contemporary times. She has developed 2 educational research tools which have been published by the National Psychological Corporation. She has supervised numerous PG dissertations and has authored nearly 30 publications in reputed journals, books, and magazines. She is a contributor to MOOCs on Swayam and Swayam Prabha, which are very crucial platforms for the democratization of higher education in the Indian context. She has also developed value-added courses in teacher education. Dr. Sharma has presented research papers at national and international platforms. She has authored books, conducted workshops and lectures across institutions. Her honors include a fellowship award by CTPD, an Excellence Award by Public Schools Coordination Committee, and recognition from the NGO Abhikalpana in association with Bhaskaracharya College, University of Delhi. She is celebrated for her impactful academic and professional contributions. Madam, we are delighted to welcome you once again on this platform, and we are eager to listen to you on the subject Niti Shastra, the ancient Indian guide to governance and virtue. This being the very first day, we have spent a couple of minutes in introductory formalities. I request all participants to be on mute as the session is on. The chat box is open. You can put your comments, share your opinions and insights to the chat box, and hopefully we will be able to spend a couple of minutes at the end of the session, about 10 minutes in Q&A with Madam, and hope that we will all be having a very fruitful learning journey, and we'll be able to appreciate, assimilate, and integrate IKS into our professional as well as personal domains. So over to you, ma'am. Thank you so much, Nidhi ma'am, for a decent introduction. So let me, without wasting the time, let me share the presentation. Is it visible?
Yes, ma'am, it's visible. If you could turn it to full screen, I have done it to full screen. you will not be able to see the chat box, but I will be navigating and moderating it. So not to worry. Okay. So, Manave Vachaspate Shukrai Parasharai Sasutai Chanakyaय च Vidushe Namostute Naya Shastra Kartaribhe. So good evening, everyone. It is my honor to be the part of this enriching 2-week national online certificate course on Indian knowledge systems, pathways and trajectories, organized by Shahid Mangal Pandey Government PG Girls College in collaboration with Nucleus of Learning and Development. Today, I am delighted to share insights on Niti Shastra, the ancient Indian guide to governance and virtue. So, which is rooted in the profound wisdom of Indian knowledge systems. Niti Shastra offers timeless principles on ethics, leadership and statecraft. So let us explore how these enduring ideas not only shaped early governance, but also continue to inspire moral and practical guidance in today's world. So these are the course objectives which are mentioned in the brochure of this course, that we are going to have key insights into India's glorious contribution to the world, to understand core concepts in IKS studies, and to explore the theory and application of IKS in various disciplines, to immerse in deep discovery and self-exploration of IKS, and to learn how to integrate IKS with modern-day educational framework and take IKS to the classrooms. So, Ma'am, sorry to interrupt, but your slides are not moving. We are on the first title slide. okay, let me share it again. No problem. I hope that was not the issue only at my end. Participants, आप बता सकते हैं chat box में कि हाँ, slides. अगर slide move नहीं हो रही है तो please बताइए. हाँ, please help us with that, because मुझे move, yeah, not moving. Yes, thank you, Dr. Sachin sir. Yeah, thank you, Bhavana ji. अब देखिए हो रही है move. Just a minute. I can't see the screen. Your screen is not visible, ma'am. We cannot see your screen. Maybe if you go to sharing entire screen, that will help. Yeah, no problem. मुझे तो दिख रही है. देखिए हाँ, अभी मैम स्क्रीन आपका दिख रहा है. फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है ना ये. हाँ, फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है, but it's okay if you can just move it using the down arrow key. नहीं हो रहा. Okay. एक सेकंड. अब देखिए. हाँ, अब हो रहा है मैम. अब हो रहा है ना. Yeah, I think this is good. This works. अब हो रहा है. Yes, ma'am. अब हो रहा है. We can go to slide number 3. Yes. So the agenda of this session is I try to align with the course objectives, that how NEP 2020 aim to integrate our timeless wisdom traditions and to understand the term Indian knowledge system and its corpus. So what is the meaning of Niti, its history and proponents of Niti Shastra. And we will cover the popular frameworks of Niti Shastra, that is Saptang, Shadgunya and Samdan, Bhedgand, and the marvelous text on Niti Shastra, the Panchtantra. Then we will discuss a case study, the story of Kakulokyam from the Panchtantra Niti Shastra. And in last, we will discuss about the relevance of Niti Shastra by Vishnu Sharma in modern education.
ये वाले जो शुरू के स्लाइड्स हैं इसको मैं जल्दी जल्दी से लूंगी क्योंकि वी विल टॉक मोर अबाउट द नीति शास्त्र। तो इसको कनेक्ट करने के लिए कि हम ये कर क्यों रहे हैं, एनईपी 2020 क्या कहती है कि आईकेएस को हमें करिकुलम में हर लेवल पर इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए आईकेएस डिवीजन एक इनोवेटिव सेल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एस्टेब्लिश की इन अक्टूबर 2020 एट AICTE न्यू दिल्ली। एनईपी नॉलेज ऑफ इंडिया के बारे में क्या कहती है कि उसमें क्या क्या होगा, नॉलेज फ्रॉम एंशियंट इंडिया, इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडिया, its successes and challenges, and a clear sense of India's future aspiration about education, health, and environment. Ma'am, sorry again, but we are again stuck at slide 2. So I think आपको individual slide पे click आप करेंगे तब हमें slide दिखेंगी। हाँ, यहाँ थोड़ा सा I think यहाँ आप ठीक है, एनईपी वाला दिख रहा है ये वाला स्लाइड आपको? हाँ, I think वो डाउन एरो से नहीं होगा, you will have to click on the individual slide तब हमें दिखेगा। ठीक है, या देन उसके बाद एनईपी ये भी कहती है कि ये जो भी आईकेएस से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनको हमें बहुत साइंटिफिकली इंटीग्रेट करना है थ्रू आउट द करिकुलम। और इसके साथ साथ एनईपी का नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है वो है कि करिकुलम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें तो हमें इंटीग्रेट करना ही है, पर इसके साथ हमें बच्चों को स्टोरीज से भी रूबरू कराना है। दैट स्टूडेंट शुड लर्न, रीड एंड लर्न फ्रॉम ओरिजिनल स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश एंड अदर फन फेबल्स and inspiring tales from Indian tradition, and learn about their influence on global literature. So following the recommendation of NEP, UGC has given its own guidelines for incorporating Indian knowledge in higher education curricula. It says that all higher education institutions must undertake research in Indian knowledge systems, and curriculum integration should be done at school, college, and university syllabi. And UGC also mandate minimum 5% of UG/PG credits must be from IKS courses. And students may take more credits in IKS based on interest. निधि जी, स्क्रीन स्लाइड्स मूव हो रही हैं? Yes ma'am, move हो रही है, perfect. Yeah. Okay. So UGC also mandate that at least 50% of IKS credit should relate directly to the major field of study. तो ये बहुत ब्रीफली मैंने इसको लिया है ये समझने के लिए कि हम जो इतना इंडियन नॉलेज सिस्टम हो रहा है पूरे देश में, उसके पीछे कारण क्या है, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रिकमेंड क्या करती है, और उसके बाद यूजीसी जो है वो क्या कहता है कि हमें 5% क्रेडिट्स जो है वो आईकेएस कोर्स के यूजी और पीजी लेवल पर कराने। उसके बाद जब आप पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें रिसर्च स्कॉलर्स और बाकी लोगों के लिए, टीचर्स के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, दैट यू कैन गो थ्रू फ्रॉम दी गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी। देन अगेन कम टू द टर्म इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में 3 टर्म्स हैं, इंडियन नॉलेज एंड सिस्टम। इंडियन मीन्स इंडिजीनियस सोर्सेज ऑफ नॉलेज जनरेटेड बाय इंडियन सोसाइटी, और वो इंडियन सोसाइटी कहाँ की, who is living in geographically in अखंड भारत। जो लोग अखंड भारत में रह रहे हैं, यानी हम जब इंडियन की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द अखंड भारत। जो आज का पॉलिटिकली मैप है हमारा इंडिया का, हम उसकी बात नहीं कर रहे। फ्रॉम बर्मा इन द ईस्ट टू modern day Afghanistan in the west and Himalayas in the north to Indian Ocean in the south. So the knowledge generated by the people, by the Indian society, those who were born or lived for substantial amount of time. तो अगर हम अनडिवाइडेड इंडिया की बात नहीं करेंगे तो हमसे चाणक्य, पाणिनि और पतंजलि, जो उस समय इंडिया से बाहर वाले जो स्टेट्स थे, चाणक्य was educated in Takshila, Panini was from Gandhar and Patanjali was from Lahore. तो इनका contribution हमसे छूट जाएगा, जो बहुत important contribution है इनका इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में।
Then next term is the knowledge. Knowledge we understand that is always tested in the form of wisdom, है ना. उसको पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में नॉलेज जो है वो ओरली ट्रांसमिट हुई है, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंसाइट्स गेन्ड बाय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, या हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे हमने जो सीखा वो नॉलेज है. तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसको हम लिटरेरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएँ. तो एंशियंट टाइम से, सिंस वैदिक एरा, जो भी नॉलेज है वो प्रिजर्व और ट्रांसमिट हुई है ओरली विदाउट एनी लॉस. सो इवेंचुअली धीरे धीरे बाद में वो लिटरेरी वर्क में कन्वर्ट हुई. जो हम देखते हैं कि वेदों को लिखा किसने, वेद व्यास ने, तो फिर वो लिटरेरी फॉर्म में हमारे सामने आई. Then in knowledge, 3 domains are there: spiritual, religious, and others, including addressing social and day-to-day issues. Then the next term is the system. System is a structured methodology and classification scheme to access the available corpus of knowledge. और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा जो कॉर्पस है IKS का वो वाकई बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली अरेंज किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है, ग्रुप किया. तो इसमें एक और बात है कि सारा जो भी हमारा IKS कॉर्पस है वो इंटरकनेक्टेड है. तो जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सिस्टम शुड बी कंप्लीट, कॉम्पैक्ट एंड इंटरकनेक्टेड. ये 3 चीजें उसमें होनी चाहिए. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम. इंडियन मीन्स अखंड भारत. Knowledge means knowledge is tacit and may or may not be available in literary form, and system must be complete, compact, and interconnected. Then, why we should have a knowledge system? What is the purpose of creating a knowledge system? It helps to understand ourselves and developing the society. क्योंकि knowledge system आपकी society को reflect करता है, आपके व्यक्तित्व को, आपके समाज को रिफ्लेक्ट करता है. तो IKS is a label given to collection of interconnected disciplines. और ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट का या हर देश का नॉलेज सिस्टम जो है वो एक जैसा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ का, भारत का नॉलेज सिस्टम अलग है. क्योंकि हमारे यहाँ की जो प्रकृति है, हमारे यहाँ जो मौसम है, हमारे यहाँ का जो फिजिकल फीचर्स हैं वो डिफरेंट है. तो जो चीज़ें हमारे यहाँ सही हैं या जो हमारे नॉलेज सिस्टम का पार्ट है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अमेरिका का, अफ्रीका का या जापान का या किसी और देश का होगा. सबका अपना अपना नॉलेज सिस्टम होता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड डेवलपिंग द सोसाइटी. सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेजर डोमेन्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम. क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे ये तो संस्कृत है, सिर्फ वेद पढ़ेंगे तभी इंडियन नॉलेज सिस्टम समझ में आएगा, पुराने ज़माने में हम क्यों जा रहे हैं, ये सब सीखने की क्या ज़रूरत है ना, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, AI का ज़माना है, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेद ही इंडियन नॉलेज सिस्टम है या संस्कृत इंडियन नॉलेज सिस्टम है. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का मतलब है संस्कृत. नहीं, संस्कृत तो एक लैंग्वेज है. संस्कृत इसलिए नजर आता है क्योंकि उस टाइम पे संस्कृत ही भाषा थी जिसमें सारा कुछ जो लिटरेचर है वो लिखा गया. तो इसके अलावा ये सारे डोमेन्स हैं, फिलॉसफी और स्पिरिचुअल नॉलेज के अलावा साइंस, मैथमेटिक्स, मैरीटाइम, नेविगेशन नॉलेज है, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल नॉलेज है, गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल थॉट, लिंग्विस्टिक्स एंड ग्रामर, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स. अभी मैम बता रहे थे कि पाणिनि की ग्रामर के ऊपर लास्ट वाले उसमें सेशन हुआ था. आप उसको पढ़ के देखिए, आपको पता लगेगा कि कितना रिच कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे एंशियंट जो फिलोसोफर्स रहे या जो स्कॉलर्स रहे हैं, ऋषि रहे हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त जो है कंट्रीब्यूशन दिया है. देन योगा, मेडिटेशन तो सब जानते हैं. एथिकल एंड मॉरल लिटरेचर, इट इज रिलेटेड विद नीति शास्त्र एंड आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स. सो अगर आप इसको और इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे तो यू कैन फाइंड कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, गोल्स है ना हमारे 17, ईच एंड एवरी गोल कैन बी अलाइंड विद इंडियन नॉलेज सिस्टम. हमारा जीवन, हमारे यहाँ का जो सिस्टम था वो बहुत सस्टेनेबल. देन व्हाट आर द सोर्सेज? द सोर्सेज ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3. प्राइमरी सोर्सेज में चतुर्दशा विद्या स्थानम,
देन ट्रांसलेटेड में ट्रांसलेशंस ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट, बट इसमें भी ध्यान रखना है अगर आप ट्रांसलेटेड टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वो सही होना चाहिए, क्योंकि कुछ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट ऐसे अवेलेबल हैं जो गलत ट्रांसलेट हो रखे हैं, क्योंकि हमारी जो वोकैबुलरी है वो बहुत लार्ज है एंड रिच है, तो इंग्लिश में उसके करेक्ट मीनिंग नहीं मिलते। कुछ बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो नॉन ट्रांसलेटेबल्स। सेकेंडरी सोर्सेज में हमारे आर्काइव्स, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट, इंटरनेट जर्नल्स और एजुकेशनल मॉडल्स हैं। तो these are the sources. Now how we have organized this knowledge, जो शुरू में हमने सिस्टम की बात की थी, तो इस तरीके से हमने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। IKS को लिटरेरी और नॉन लिटरेरी दो ग्रुप्स में बांटा है। फिर लिटरेरी में सनातन धर्म से रिलेटेड सारा सोर्सेज हैं, अदर धार्मिक ट्रेडिशंस हैं, रीजनल्स हैं, और सनातन धर्म में कोर और अदर दो हैं, और लिटरेरी में ओरल ट्रेडिशंस हैं। And there is a request by a few participants who have joined us from the southern part of the country. If majority you can speak in English, okay, it will be helpful for them. Sure. Thank you. So in Chaturdasha Vidyasthanam, 14 things are there. 4 Vedas, 6 Vedang, then Purush, Puran, and Itihas, Dharam Shastra, and 6 Darshanas. So this combine as Chaturdasha Vidyasthanam, and this is the classification of Sanatan Dharma core literature. And in other literature classification of Sanatan Dharma, we can find basic and applied sciences, engineering, technology, architecture, alchemy, aesthetics, kavya, arts, health, wellness, psychology, public administration, code of living, and so many other things are there which can be included in literary classification of Sanatan Dharma. Then Buddhist and Jain literature have contributed significantly to IKS from 500 BC. So Buddhist work, the work of Nagarjuna, Rasna Ratnakara is very early contribution to alchemy, and in Jain works, Ganita Yoga dedicated to mathematics, Sattva Ratha Sutra composed by Uma Swati. So Mahavir Charya's work, Ganit Sara Samagra, lots of work are there in other dharmic traditions. Now next was the IKS corpus literary regional. A rich repository of religious and secular literature exists across all major Indian languages, and I have mentioned of a few of them, like in Tamil, Tirukular, Silapadikaram, Kannada में वाचन साहित्य and Pampa Bharata, in Telugu, Andhra Mahabharatam, Bengali works of Chaitanya Mahaprabhu, and in Punjabi Guru Granth Sahib is there, and in Marathi Dhyaneshwari and Tukaram Gathas is there. So these texts not only reflect regional spiritual traditions but also contribute to ethics, governance, ecology, and aesthetics in IKS. So next comes the Niti Shastra, which is a foundational text on ethics, statecraft, and moral conduct. It forms an integral part of IKS corpus, and its root can be evident in ancient texts like Ved, Upanishad, Mahabharata, Ramayana, and Manusmriti. And Niti Shastra reflects the indigenous wisdom traditions that guided governance, education, and societal values. So now what is Niti? Niti is derived from the Sanskrit root ni, means to lead, to guide, or to direct. Or in historical references, we can find in Rigved, Brahma Vaivarta Puran, Shukra Niti, and also in Mahabharata. In Rigved refers to Niti in the context of achieving desired result or goals. So by following Niti, we can achieve desired results. And Brahma Vaivarta Puran describes Niti as a discourse that is true, benevolent, and ultimately pleasant. Shukra Niti emphasizes that Niti is essential for the sustenance of the world, and Mahabharata describes Niti as the nectar on the best path to attain ultimate bliss or liberation. And this is more important to understand that the concept of dharma is intertwined with the purport of niti. ये जो नीति
और धर्म है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते. एंड परफेक्शन इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल और सोसाइटी रेस्ट विद द blissful state. तो इसका एक एग्जाम्पल we can take from of राजा राम, श्री राम. वो धर्म की बात पर चले और अपने पिता के कहने पर उन्होंने 14 वर्ष का वनवास लिया, तो दैट इज दी धर्म. और नीति, वो जो एक ब्लिसफुल स्टेट थी, उनका राज्य जो है वो राम राज्य कहा जाता है, बिकॉज उन्होंने नीति के अनुसार काम किया और अपनी स्टेट के, अपनी प्रजा के वेलफेयर के लिए उन्होंने अपने पर्सनल जो सुख थे उनका भी त्याग किया. तो इसलिए ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल हु फॉलोड धर्म एंड नीति टू हैव अ ब्लिसफुल state, to create a blissful state. So dharma and niti are two ways leading to this perfection. Now next is what we can classify niti into 4 subdivisions, that is rajniti, dharma niti, arth niti और दंड नीति. तो राजनीति focuses on principles of governance and administration, we all know. Dharma niti focuses on ethical and moral aspect of life, and which advocate universal laws that upholds the universe. And arth niti focuses on principles of economics and wealth management, and it also guide prosperity and economic well-being, that how a state can be prosper and how a state can earn more and more, become more economically more and more stronger. Then Danda Niti focuses on principles of justice and punishments, and it ensures laws are enforced fairly and justly. So these are the sub classification of Niti. Then Shastra is the study of Niti. Yeah, science related to study of Niti is its Shastra. Sometimes it is referred to science of ethics. So it offers instructions for ethical administration, leadership, and personal behavior. There are key domains of Niti Shastra. These are the key domains. First is the ethical governance, which offers a set of rules for ethical governance and administration, focusing on the concept of justice, fairness, and integrity in decision making and policy implementation. तो ethical governance में आपका justice है, fairness है और ethical decision making है. Then statecraft and diplomacy, it tells comprehensive guides that focuses on the art of statecraft with the several methods such as diplomacy, foreign policy and defense. तो ये तीनों ही जो है, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए. तो नीति शास्त्र हमें ये भी बताता है और हमें इस तरीके के टेक्स्ट भी प्रोवाइड करता है how to preserve diplomatic relationships and how to conduct treaty negotiations and how to effectively resolve issues through diplomatic means in order to safeguard state security and promote its economy. Then next, international relations, वो एक मैंने जो case study लिया है, we will see that how Niti Shastra tells us that to maintain international relations, it comes under the diplomacy also, but we will discuss a case study also. Next is economics and wealth management. Niti Shastra explores economic ideas and solutions for managing wealth, with a focus on the significance of fiscal responsibility, resource allocation and sustainable development. आप लोग जितना ज्यादा एंशियंट लिटरेचर पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि हमने शुरू से ही, पुराने टाइम से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की हुई है और ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, बस हम लोग उन चीजों को भूल गए हैं. तो और ये इकोनॉमिक्स और वेल्थ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है,
टैक्सेशन का, ट्रेड पॉलिसी का, इकोनॉमिक चेंजेस जो हैं किस तरीके से लाने हैं फॉर इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड वेल बीइंग, एवरीथिंग इज देयर इन नीति शास्त्र. Then it tells about, the next domain is social ethics and morality. It promotes ethical behavior. हम बहुत बार ये बात बोल चुके हैं कि it promotes ethical behavior and moral principle in society, advocating for characteristics like honesty, compassion, humility and tolerance for diversity. मतलब we have to be tolerant. अभी inclusion की बात जो है वो विदेश से नहीं आई है, वो हमारे यहाँ थी. तो कैसे हमें डाइवर्सिटी को इंक्लूड करना है, टॉलरेट करना है, ये सारी चीजें हमें नीति सिखाती है. और बहुत सारा टेक्स्ट जो है सोसाइटल मैटर्स पे, उसमें कास्ट डायनेमिक्स के बारे में बात की गई है, जेंडर पैरिटी के बारे में बात है, इक्विटेबल ट्रीटमेंट, promoting the creation of inclusive and cohesive societies are also mentioned in नीति शास्त्र. Then मैनेजमेंट हमें अभी जैसे हम कॉलेजेस में जो मैनेजमेंट पढ़ाते हैं उसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो हमारे नीति शास्त्र में मैनेजमेंट इस तरीके का नहीं था. मैनेजमेंट वाज द पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. हम रोज घर में एक इंडिविजुअल हर अपने जो डेली कोर्स हैं उसमें भी तो मैनेजमेंट करता है. तो मैनेजमेंट तो उस समय से है जब इंसान जो है वो हंटिंग करता था. तो ये पुराने टाइम से, और हमारे नीति शास्त्र में मैनेजमेंट की बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारा लिटरेचर है सीखने के लिए. देन पर्सनल कंडक्ट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट. नीति शास्त्र प्रोवाइड्स काउंसिल ऑन पर्सनल बिहेवियर, character development, promoting cultivation of qualities like self-discipline और honesty. तो इस तरीके से ये सारा जो टेक्स्ट है नीति शास्त्र का, जो डोमेन्स हैं, वो हमें गवर्नेंस से लेके, इंटरनेशनल रिलेशन से लेके, वेल्थ मैनेजमेंट और सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ एनहांसमेंट फॉर लिविंग फॉर अ पर्पसफुल एंड सेटिस्फाइंग एग्जिस्टेंस, सब कुछ कवर करता है. तो बहुत रिच ये टेक्स्ट है जिसको हमें पढ़ना चाहिए. देन देयर आर सम पॉपुलर फ्रेमवर्क्स ऑफ नीति शास्त्र. वैसे ये जो फ्रेमवर्क है ये आपको चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी पढ़ने को मिलेंगे. सप्तांग, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि ये 7 लिम्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए और उसको सक्सेसफुली चलाने के लिए. इट इंक्लूड्स स्वामी यानी किंग हो गया, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी प्रजा, दुर्ग उसका किला, कोष ट्रेजरी हो गई, दंड यानी आर्मी, और मित्र यानी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं. तो ये 7 लिम्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. और इनमें से अगर एक भी गड़बड़ है तो जो मैनेजमेंट है किसी भी कंट्री का, इवन अगर हम इसको अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशंस में तो वहां भी गड़बड़ हो सकती है. तो दिस इज अबाउट दी सप्तांग. देन नेक्स्ट पॉपुलर फ्रेम इज षड्गुण्य. तो ये 6 गुण हैं इंटरनेशनल रिलेशंस या आपस में जो आपके कुछ कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन है उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं. संधि, विग्रह, यान, आसन, समन्वय, द्वैविभाव, साम, दान, भेद और दंड. तो these are to resolve the conflicts. So these 3 are popular frameworks which comes under Niti Shastra and given by the Kautilya. Now let us discuss about the proponents of Niti Shastra. किसने दिया इसको? तो फर्स्ट कम्स द ब्रह्मा. ब्रह्मा इज रिगार्डेड एज द ओरिजिनेटर ऑफ ऑल नॉलेज इंक्लूडिंग द नीति शास्त्र. In ancient Indian tradition, the attribution to Brahma symbolizes the divine origins of ethical teaching. तो ब्रह्मा जी को हम मानते हैं कि उन्होंने ये सारा ज्ञान जो है वो बनाया है, तो उसमें नीति शास्त्र भी है. नेक्स्ट मनु है. मनु जो है मनुस्मृति के लिए जाने जाते हैं. It is a seminal text outlining social laws, ethical behavior and governance.
And Manu's contribution is foundational to the development of ethical and moral codes. Next contribution is done by Shukra, the instructor or guru of Asuras, emphasized alliances, dosti kaise karni hai, and political strategy as part of Niti. His teachings are primarily focused on diplomacy and statecraft. Then next comes Brihaspati. Brihaspati is the teacher of Devta or Devs, contributed to Niti Shastra with emphasis on illusion, माया और छल. बहुत सारी कहानियां हमें कुछ पुराणों में पढ़ने को मिलती हैं कि कैसे जो बृहस्पति देव हैं उन्होंने माया और छल यानी डिसेप्शन, इल्यूजन एंड डिसेप्शन का इस्तेमाल करके गवर्नेंस और डिप्लोमेसी में बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया. Then comes Krishna. कृष्णा का जो contribution है वो भगवत गीता हम सब जानते हैं. His role in Mahabharata, especially to Bhagavad Gita, which emphasizes dharma, ethical action, and moral dilemmas in leadership and personal life. Then comes Vidur. His wisdom is summarized in Vidur Niti, which is a part of Mahabharata, which provides practical and ethical guidance for rulers. Then Bhrithari, the poet and philosopher, contributed to ethical literature through works like Niti Shatak. Bhrithari ne Niti Shatak diya, which reflects on human virtues and ethics. Then Kamandaka, he was an ancient sage and author of Niti Sar. इनका Niti Sar बहुत famous है Kamandak का, also known as Essence of Polity, so providing a concise manual for ruler. तो सब इन सब का contribution जो है वो commendable है in the field of Niti. Then next come to the Chanakya's contribution in the form of Arthashastra. It is a cornerstone of Niti Shastra, emphasizing the importance of secrecy, strategy, and governance. Next, Katha Sarit Sagar. ये भी बहुत famous contribution है based on Niti Shastra given by Somdev. And Thiruvallur की Tirupul, ये भी South India का एक बहुत important Tamil ग्रंथ है, which is considered as a classic, often regarded as form of Niti Shastra. Then Pandit Narayan Sharma's Hitopadesh, it is also based on Niti Shastra. And last comes the Vishnu Sharma's Panchtantra. It is one of the most famous texts on Niti Shastra, using animal fables to teach ethical and practical lessons in life and governance. So we will talk on Panchtantra, क्योंकि सबके बारे में बात करना मुश्किल है. तो ये सबसे ज़्यादा फेमस टेक्स्ट है based on नीति शास्त्र. अब ये आया कहाँ से, कैसे आया, इसके पीछे एक कहानी है. कहते हैं कि दक्षिण में एक राज्य है महिलारोप्य, वहां के राजा थे अमर शक्ति, और उनके 3 पुत्र थे, बहु शक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति. तो राजा जो हैं, तीनों पुत्र उनके, मतलब क्या बोलूं, उतने इंटेलिजेंट नहीं थे, मतलब वो राज्य संभालने योग्य नहीं थे. तो राजा बहुत परेशान रहते थे और उन्हें लगता था कि अब क्या होगा इस राज्य का. तो एक दिन वो बहुत परेशान थे, तो एक मंत्री से उन्होंने अपनी बात को डिस्कस किया और कहा कि मैं इन 3 पुत्रों का क्या करूं, इनके पास बुद्धि नहीं है, ये देश नहीं चला पाएंगे, राज्य को नहीं संभाल पाएंगे. तो सुनने के बाद में सुमति नाम के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. हमारे गांव में एक विष्णु शर्मा नाम के अध्यापक रहते हैं. मैंने सुना है वो मूर्ख से मूर्ख बच्चे को भी बहुत विद्वान बना देते हैं, तो क्यों ना हम उन्हें बुलाएं और उनसे बात करें. तो सुन के राजा जो है वो बहुत खुश हुए और उन्होंने विष्णु शर्मा जी को दरबार में बुलाया और उन्हें बोला कि भाई मेरे ये 3 पुत्र हैं, इनको आप विद्वान बना दो, अर्थशास्त्र सब शास्त्र जो है वो इन्हें आ जाए, ऐसा विद्वान बना दो. तो अब जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि कॉर्पस, IKS कॉर्पस इज टू वास्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड लर्न
all the corpus. तो विष्णु शर्मा जी ने बोला कि इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 6 महीनों में मैं इनको विद्वान बना दूंगा। अब राजा सुन के बड़े खुश हुए, उन्होंने सोचा हाँ अब ये बात तो बन गई, ठीक है आप ले जाइए मेरे तीनों पुत्रों को। तो उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने सारे शास्त्रों का सार लेकर के ये पंचतंत्र बनाया और उसका 6 महीने में अपने वादे के अनुसार तीनों पुत्रों को जो है उन्होंने ट्रेन किया और विद्वान बना दिया नीति में। So this is the legacy of Panchtantra, that it is over 2000 years old, composed in ancient India and attributed to Vishnu Sharma, and it was created to educate the sons of King Amar Shakti, as I told you. It is a collection of interrelated animal fables with moral lessons. Actually, जो हम लोग स्कूल्स में देखते हैं या जो बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं छोटी छोटी कहानियां पंचतंत्र की, ठीक है वो भी उसका हिस्सा है, पर जो एक्चुअल पंचतंत्र है, जो कंप्लीट पंचतंत्र है, इट हैज इंटरवीव्ड स्टोरी, बहुत सारी इंटररिलेटेड और इंटरवीव्ड स्टोरीज हैं। वो जब सारी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने अच्छे तरीके से इसको विष्णु शर्मा जी ने प्रेजेंट किया। So it was designed to teach governance, practical wisdom and statecraft. So it was the purpose of writing the Panchtantra. So yes, this was the purpose, to impart wisdom and life skills to young princes, and it also recognized the importance of practical knowledge and ethical conduct for future rulers. क्योंकि आप किसी को भी राज्य नहीं दे सकते, फ्यूचर रूलर्स जो होंगे वो समझदार होने चाहिए, वो उस योग्य होने चाहिए कि वो देश को और राज्य को संभाल सकें। किसी को भी राजा नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए विष्णु शर्मा डिजाइन दीज टेल्स टू एजुकेट एंड गाइड देम। So this is the global journey. This is about the global journey of the Panchtantra. It was originated in India, and Panchtantra's journey across the world is as fascinating as the stories themselves. It traveled from India to Persia, where it was translated into Pahlavi during the reign of King Khosrow I from Persia. And tales spread to the Arab world and were translated into Arabic as Khalila wa Dimna. जब पंचतंत्र आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें दो कैरेक्टर्स हैं, तो उनको जो दो वहाँ के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको उन्होंने खलीला व दिमना का नाम दिया, कर्टक और मरमुक को. Then the Arabic version significantly influenced the literature of the Middle East and was later translated into many European languages. The stories reached the West through Greek and Latin translations, eventually finding their way into the literature of medieval Europe. And Panchtantra also made its way to Southeast Asia, where it was incorporated into local folklore and literature. तो आप ये देखिए कि जो NEP का जो एक वो था, हमने शुरू में देखा था कि बच्चे कहानियों से पढ़ें और उनका ग्लोबल रेलेवेंस भी जाने. तो सिर्फ यही बता देने से कि हाँ ये पंचतंत्र की कहानी है, आजकल तो वो भी कम चल रहा है स्कूल्स में, पर हमें ये भी बताना है कि कहानियां कहाँ तक पूरे दुनिया में पहुंची हुई हैं और कितने सारे लैंग्वेजेस में इनको ट्रांसलेट किया गया है, उसका ग्लोबल रेलेवेंस है क्या. तो चिल्ड्रन शुड नो दिस ऑल्सो. Then it has a universal appeal and literary impact because themes of human nature and societal norms resonate across cultures. तो इसलिए सबने इसको अडाप्ट किया and it influenced classic Western works like Aesop's fables, La Fontaine fables, and common literary strategy जो थी इसमें using animal characters to convey moral lesson. विष्णु शर्मा ने पूरे पंचतंत्र में सिर्फ एक भाग को छोड़ के सब जगह एनिमल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया. हाँ, दादी अभी क्लास ले रही है, अभी जाओ दादू से पूछो जाओ. ओके. Then yes, this is the structure of Panchtantra. It has 5 sections: Mitra Bheda, Mitra Labh, that is gaining friend; Kakulokyam, it is the story of pros and cons dealing with war and peace; Labh Pranasham,
एंड अपरीक्षित कार्य डैश एक्सेल। तो ये पांचों जो इसके पार्ट्स हैं, सेक्शंस हैं, तंत्र जिनको बोला है, इसमें इसमें भी स्टोरीज जो है वो आपस में इंटरवीव्ड और रिलेटेड हैं, और इन्हीं को पढ़ा करके विष्णु शर्मा जी ने अमर शक्ति के तीनों बेटों को विद्वान बनाया था। एंड इट हैज ethical themes including honesty and integrity, friendship, loyalty and trust, wisdom and prudence, justice and fairness, cooperation and unity, courage and perseverance. So all these are the ethical themes which are being covered in Vishnu Sharma's Niti Shastra. And the notable stories in the Niti Shastra are loyal bamboos. शायद पढ़ी भी होगी आप लोगों ने बचपन में या किसी टाइम में। वफादार नेवले की कहानी, which illustrate the significance of trust and loyalty in relationships. Next is the story of blue jackal, रंगा सियार, नीले सियार की कहानी, और बंदर का कलेजा और मगरमच्छ वाली कहानी तो सबको ही आती है। ये इसकी जो नोटेबल स्टोरीज हैं, लॉयन एंड बुल एंड टोटराइज एंड गीज। So Panchtantra's role in nurturing critical thinking and ethical decision making in complex situation is that it encourages readers to analyze. जब आप एक एक स्टोरी पढ़ेंगे ना तो अपने आप उसमें डीप डाइव करते जाएंगे कि कैसे वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे, आउटकम्स थे, और it promotes critical analysis of situations, and you start reflecting on personal values and ethical implications of actions. Then you start assessing the consequences of decisions, weighing the benefits and risks, and learn internalized lessons on ethics and morality, applying them to real life situations. तो ये जो critical thinking skills हैं, decision making skills हैं, ethical decision making, not decision making but ethical decision making skills, तो क्या ये आज relevant नहीं है? These are the relevant, they have relevance in today's scenario also, and with the help of all those stories we can inculcate these critical thinking skills and decision making skills among our students and among ourselves as well. So let us take a case study, a story from Kakulukyam. It is of Crows and Owls dealing with war and peace. So let me share the story presentation. Participants, you can please feel free to use the chat box to post your questions, queries, because after ma'am ends her session, we will have some time for discussion and question and answers. So all your queries are most welcome. Yes. Is it visible? Yes, ma'am, your screen is visible. Okay, so this is a story from Kakulukyam. देखिए मैंने आपको एक तो वो बताया था पॉपुलर फ्रेमवर्क दैट इज षड्गुण्य, है ना। तो एक तो हम उससे रिलेट करेंगे, प्लस हम आप किसी भी अपने सिचुएशन के साथ इस स्टोरी को कोरिलेट कर सकते हैं जो आपके सामने आई हो या आती हो, या प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में कहीं चल रही हो, या आपके ऑफिस में चल रही हो, कहीं किसी भी चीज के साथ जो आपको लग रहा है इसके साथ रेजोनेट होती है, तो कनेक्ट करके देखिए, तो आपको सुनने में ज्यादा मजा आएगा। तो क्रोज एंड ओल्स की ये कहानी है। सब लोग जानते हैं कि इनकी दुश्मनी जो है वो बहुत पुरानी है। तो द किंग ऑफ क्रोज वाज मेघवर्ण और किंग ऑफ ओल्स वाज अरिमर्दन। तो ये दोनों राजा है, मेघवर्ण और अरिमर्दन। तो अरिमर्दन ने वो लोग क्या करते थे, अपनी दुश्मनी के कारण
रोज की कॉलोनी पे रात को आते थे, क्योंकि ओल्स को तो रात को दिखता है, उल्लू रात में देख सकते हैं, तो वहां पर आते थे और उनकी कॉलोनी जो थी वो पूरा उन्होंने धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि जो बैनियन ट्री था उनका, जो फोर्ट लाइक बैनियन ट्री, तो वो आ गया खतरे में। ट्री वॉज गेटिंग डिवॉइड ऑफ क्रोज लिटिल बाय लिटिल फ्रॉम ऑल साइड्स। तो क्रोज जो है वो बहुत चिंता में आ गए कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। सो अरिमर्दन कॉल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग। उन्होंने फटाफट अपने मंत्रियों को बुलाया एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए। Sorry, Meghwan. And his 5 ministers came for the meeting. Their name were Ujjivi, Sanjeevi, Anujeevi, Prajeevi और चिरंजीवी। तो ये 5 मंत्री आए और जो कौमों का राजा था मेघवन, उन्होंने अपनी सिचुएशन उनके सामने रखी कि भाई ये रात को आते हैं और हमारे यहाँ से रोज कौमों को धीरे धीरे मारते जा रहे हैं और हम लोग बहुत खतरे में हैं, हमारा जो फोर्ट है वो खाली होता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, वी आर इन ट्रबल। तो उसके बाद जो पहला मंत्री था उज्जीवी, ही एडवाइजेस दैट वी शुड गो फॉर रिकंसिलिएशन, हमें बातचीत करके और अपनी मतलब दोस्ती कर लेनी चाहिए। उसके बाद में राजा ने उसकी बात सुनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंत्री से पूछा, भाई हाँ आप बताइए आपका क्या सुझाव है। तो संजीवी एडवाइजेस दैट वी शुड गो फॉर वॉर। नहीं महाराज, हमें ऐसे कैसे झुकना नहीं चाहिए, हम नहीं झुकेंगे और हमें तो लड़ना चाहिए, मतलब अपने शत्रु से लड़के मर जाना युद्ध में ज्यादा अच्छा है बजाय कि उससे कमजोर पड़ के संधि करना या उसके सामने हार मान लेना। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जो है वो वॉर करनी चाहिए। दूसरे मंत्री ने, संजीवी ने ये एडवाइस किया। देन अनुजीवी कम्स, उन्होंने बोला कि महाराज ऐसा करते हैं, ऐसी स्थिति में हम ना छुप जाते हैं कहीं जाके। अनुजीवी एडवाइसेस दैट वी शुड हाइड और एस्केप, इट विल बी बेटर, क्योंकि हम थोड़े दिन के लिए कहीं चले जाते हैं और छुप जाते हैं तो वो उन्हें लगेगा कि हम जो है वो या अपने दुर्ग में यानी अपने किले पे ही, अपने पेड़ पे ही कुछ ऐसा बना लें कि हम छुप के रहें, वो हमें ढूंढ ना पाए। उसके बाद नेक्स्ट जो मंत्री था प्रजीवी, उसने बोला कि नहीं, हमें तो अपने यहीं रहना है, फोर्ट में ही रहना है, हमें कहीं नहीं जाना, हमें किसी का आश्रय नहीं लेना, ना हमें छुप के रहना है। वी विल हेयर ओनली, वी विल स्टे हेयर ओनली, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि अपने देश में और अपने घर में इंसान सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है, क्योंकि उसको मालूम होता है अपने घर के बारे में, अपने कंट्री के बारे में। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि अपने देश में हम सबसे ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, ताकि विपत्ति में कोई ना कोई हमारी सहायता के लिए आ सके। फिर नेक्स्ट जो मंत्री थे चिरंजीवी, उसने बोला कि महाराज ऐसा करते हैं, अपने से किसी शक्तिशाली राजा के पास चले जाते हैं, रिफ्यूजी बन जाते हैं, किसी और दूसरे देश में चले जाते हैं, कहीं और अपना ठिकाना बना लें। तो ये बात भी आ गई। तो फिर जो ये चारों जो मंत्री थे, इन सब की बात जो है राजा सुन रहा था। फिर नेक्स्ट जो मंत्री आया, सॉरी, ये जो 5 थे इनकी बातें इन्होंने सुनी और फिर राजा ने विचार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि ठीक है, तुम्हारे सारे विचार मैंने सुन लिए, तुम लोगों ने जो जो बातें कही, पर एक बार हम स्थिरजीवी की सलाह भी ले लेते हैं। स्थिरजीवी वॉज एन ओल्ड मिनिस्टर, बहुत पुराने थे, रिटायर्ड थे। तो मेघवन ने सोचा कि वी शुड गो टू स्थिरजीवी ऑल्सो टू टेक हिज एडवाइस। सो दे विजिटेड स्थिरजीवी and Sthirjeevi advises them to apply duplicity, that is very भाव, हमने पढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि अब जो प्लान मैं बताऊंगा आपको वो कर। तो राजा ने पूछा क्या प्लान है आपका। तो स्थिरजीवी ने कहा कि आप लोग ऐसा करो, सब मिलके ना मुझे मारो, मुझे घायल कर दो और सारे जितने भी बाकी की जो प्रजा है उन सबको लेके आप कहीं सुरक्षित स्थान पे कुछ टाइम के लिए चले जाओ।
तो अब उन्हें बड़ा दुख हुआ, बोलने लगे नहीं नहीं आप इतने बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हम आपको कैसे मार सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो ये हमसे नहीं होगा। तो स्थिर जीवी ने डांट के बोला कि अरे जो मैं कहता हूँ करो, क्या होगा, मैं तो बूढ़ा बुजुर्ग हूँ, अगर मर भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर मेरा मेरा जो आइडिया है वो काम कर गया तो आप सब लोग बच जाओगे। तो अब क्रोज ने दे स्टार्टेड अटैकिंग स्थिर जीवी, उसको घायल किया और वहीं पर ही उसको घायल अवस्था में छोड़ करके सारे वहां से उड़ के चले गए। ठीक है, तो ये इतनी बात सबको समझ में आई होगी कि जो पांचों मिनिस्टर्स थे उन्होंने 5 तरह की एडवाइस दी और छठी एडवाइस जो थी वो स्थिर जीवी ने दी कि हम डुप्लीसिटी अप्लाई करें। अब बारी आती है किंग ऑफ ऑल्स अरिमर्दन की। तो अब उनके जो मंत्री थे उन्होंने उसको खबर दी जाके कि महाराज हम उधर गए थे कौओं के राज्य में, वहां तो कोई भी नहीं मिला हमें, सब कुछ वहां उजाड़ है उनका और एक भी कौवा नहीं मिला, सारे पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ छुप गए जाके। तो अरिमर्दन ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं चल के देखता हूँ। तो वहां जाके देखा तो स्थिर जीवी जो है वो घायल अवस्था में उनको मिला। अब अरिमर्दन के भी 5 मंत्री थे, रक्ताक्ष, क्रूराक्ष, दीप्ताक्ष, वक्रनास और पराकरण। तो उन्होंने बोला कि अब ये हमें यहाँ घायल अवस्था में मिला है स्थिर जीवी, इनका पुराना मंत्री है, हमें क्या करना चाहिए। वो जब वहां जाके उन्होंने देखा कि स्थिर जीवी घायल है और वो स्थिर जीवी उनके पैरों में पड़ गया, उनको बड़ी रिक्वेस्ट करने लगा कि महाराज आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मुझे बचा लो, नहीं तो ये तो देखो मुझे मार के चले गए हैं यहाँ से, और बहुत ही आप मतलब मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं इतना पुराना मंत्री था। तो उसने इस तरीके से पोर्ट्रे किया उनके सामने और उनसे जो है वो दया मांगने लगा कि मुझे बचा। तो अब अरिमर्दन ने सोचा कि पहले मैं अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर लूं, उसके बाद देखूं कि इसके साथ क्या करना है। तो पहले मंत्री से पूछा कि व्हाट शुड वी डू। सो रत्ताक्ष एडवाइजेस हिम दैट वी गो फॉर किल, वी शुड किल हिम, इसको आप छोड़िए मत, शत्रु का जासूस कह सकते, शत्रु को किसी भी अवस्था में छोड़ना नहीं चाहिए, उसको मार दीजिए। तो उसके बाद दूसरे मंत्री से पूछा तो रेस्ट चारों ने कहा कि नो नो नो, नहीं नहीं महाराज, स्थिर जीवी को नहीं मारना चाहिए, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, इसको हमें सम्मान के साथ आश्रय दे देना चाहिए, इसको संभाल लेना चाहिए। तो रत्ताक्ष जो था, he was not agree with the opinion of other 4 owls, but Arimardhan convinced and he took स्थिरजीवी along with them। वो वहां अपने राज्य में अपने जो भी उनकी जगह थी, गुफा थी, वहां ले गए। नाउ हाँ, अब आगे फिर क्या हुआ कि when they reached the पैलेस ऑफ ओल्स, तो वहां पर अरिमर्दन ने बोला कि आपको कहाँ रखा जाए, चलो इनके रहने का इंतजाम करो। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो बड़े अच्छे से उनके लिए हम इंतजाम कराते हैं कि इनके रहने का, खाने पीने का इंतजाम करो। तो स्थिर जीवी ने बड़ी चालाकी से बोला कि महाराज मैं तो यहीं गुफा के कोने पर दरवाजे पर ही बैठा रहूंगा, अंदर मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे बचा के यहाँ ले आए यही बहुत है, बस आप मुझे ना गुफा के दरवाजे के पास थोड़ी सी जगह दे दो, बस मैं यहीं पड़ा रहूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस आपने आश्रय दे दिया यही बहुत है। तो ठीक है, अरिमर्दन ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दे दी कि भाई ठीक है, इनके गुफा के दरवाजे के पास इनके रहने का इंतजाम कर दिया जाए। अब जो रत्ताक्ष था उसने बहुत रोका था कि इसको मत लेके चलो, उसने कहा था कि इसको मार दो। उसको समझ में आया, कहता है इन सबका दिमाग खराब हो गया और ये अब कुछ ना कुछ ट्रबल में डालेंगे राजा हमें। तो उसने क्या किया, वहां से अपने सारे रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स और टीम मेंबर्स को लेकर के उड़ गया। वो केव जो है वो उसने छोड़ दी एंड ही मूव टू अनदर सेफर लोकेशन। तो रत्ताक्ष ने ये स्टेप उठाया। अब उसके बाद धीरे 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 जो स्थिर जीवी था वो थोड़ा सा ठीक होने लगा, उसके जख्म भरने लगे और उसने क्या करना शुरू किया कि आसपास से छोटी छोटी लकड़ियां चुन के, ड्राई लीव्स और वुड्स चुन के अपना
नेस्ट बनाना शुरू किया। वो ये दिखा रहा था कि मैं अपना घोंसला बना रहा हूँ, वहां पे बनाना शुरू कर दिया गुफा के दरवाजे। उसके बाद जब घोंसला बन के तैयार हो गया और स्थिर जीवी became fit and fine, so he sent a message to Meghavard and the battalion of the crows कि फलाने दिन इस दिन जो है आपको ये एक्शन लेना है। और अपनी सोच में जिस समय सब घरों में चूल्हे जले होंगे, तो अपनी चोंच में एक जलता हुआ कोयला लेकर के इस पर्टिकुलर डे पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस जगह पे आना है। तो ये वाला मैसेज जो है स्थिर जीवी लेके गया। मीटिंग करी उसने उसके साथ मेघवर्ण से, कम विद योर आर्मी विद बर्निंग कोल इन एवरीवन्स वीक एंड थ्रो देम अ माइन नेस्ट बिल्ड नियर द एंट्रेंस। तो इतने दिनों के बाद मेघवर्ण स्थिर जीवी को देख के बड़ा खुश हुआ कि आप ठीक हैं, अरे वहां दुश्मन के डेन में आप रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कुछ हुआ तो नहीं, आप कैसे हो, कैसे आपने मैनेज किया। वो बहुत खुश हुआ उनको देख करके और सवालों पे सवाल पूछने लगा, उनके हालचाल पूछने लगा। तो स्थिर जीवी ने उनको आंसर किया, दिस इज नॉट द राइट मोमेंट टू डिस्कस वेल बीइंग, हरी अप एंड टेक एक्शन ऑन आवर प्लान। ओके, तो जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे आप करिए, दिस इज नॉट द राइट टाइम। नाउ as planned, the army of crows led by Meghvarna set the kingdom of owls on fire, क्योंकि वो जो जलते हुए कोयले वो लेके गए थे, उन्होंने गुफा के मुंह पर बने हुए उस नेस्ट में डाले और वो नेस्ट जल गया और सारा धुआं जो है उसमें चला गया और सारे ओल्स जो वहां बचे हुए थे वो मर गए। तो स्ट्रैटेजिकली जो स्थिर जीवी था उसने अपने दुश्मनों का नाश किया और नाश करने के बाद में वापस वो लोग अपने जो बैनियन ट्री था वहां पर आने लगे, अपनी कॉलोनी उन्होंने रिस्ट्रक्चर कर ली। जब वापस अपने घर पहुंचे तब मेघवर्ण ने फिर से स्थिर जीवी से पूछा, नाउ टेल मी हाउ वर द डेज इन द एनिमी कैंप, कैसा गुजरा आपका समय। तो दैट वाज द टाइम टू डिस्कस अबाउट द वेल-बीइंग। सो दिस स्टोरी टेल्स the popular framework of षड्गुण्य, वो जो हमने 6 पढ़े थे, साम, रिकंसाइलेशन, दान, सॉरी संधि, विग्रह और संधि, विग्रह, समाश्रय करके जो हमारे 6 गुण थे फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस और टू मैनेज वॉर एंड पीस। सो दैट थिंग वाज taught by Vishnu Sharma through this story to those राजकुमार। तो इस तरीके से जो है सारी स्टोरीज जो हैं वो कोई ना कोई स्ट्रैटेजी सिखाती हैं, कोई ना कोई लीडरशिप का गुण सिखाती हैं, गवर्नेंस का गुण सिखाती हैं। तो इस तरीके से विष्णु शर्मा's पंचतंत्र is a very popular and meticulous text on Niti Shastra. So now we can have some reflections और चलिए वो हम क्वेश्चन आंसर राउंड में लेंगे। So we can say that the Niti Shastra is the science of making a wise decision by evaluating what is right and what is wrong. आप सोचिए अगर उस समय वो स्थिर जीवी की बात नहीं मानते और एक इम्पल्सिव होके कोई एक्शन ले लेते तो शायद ऐसे रिजल्ट्स नहीं आते कि उनके सारे शत्रु भी मर जाते और उनका जो कॉलोनी है वो रिस्ट्रक्चर हो जाती। So this is we have covered already. So thanks a lot. This is all from my side, and I hope you liked it, or we are open for the question answers. Yes, yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. It was a very elaborate presentation, very comprehensive understanding of Niti Shastra shared by you through a very, very interesting and fascinating story. At the end, I mean, if we start to decode this story, and as you shared towards the end of the presentation, what are some reflections and what are some learnings that we can draw from this story?
I am sure we can apply the lessons of this story to modern day diplomacy, the Yes. current political tensions, the geopolitical situation in the world right now. So it has been a very fascinating session on understanding Niti Shastra. And as you rightly put it, following dharma and following Niti is at the core of Indian knowledge systems. And there is so much for all of us to explore by taking Niti Shastra as the basis of epistemological lens of IKS. So thank you so much. Many participants have shared their appreciation in the chat box for your session. There is one question that we can take. So participants, the session is now open for questions, reflections, insights. You may not necessarily have a question, but you may also feel free to share your observations. So there is a question by Surya Kanta ji requesting to explain the impact of Niti Shastra on fundamental and applied science. Niti Shastra is majorly related to governance and polity, ethics and morals. है ना? So in science and technology, we can include some lessons of ethics and morals so that scientific interventions should not be done against the humanity. ऐसे हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं. ऐसा कुछ टेक्सचुअल तो नहीं है, पर हाँ, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी जहाँ हमें आगे बढ़ाता है या डेवलप होने में साथ देता है, तो उसमें अगर हम कुछ ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स ऐड कर दें तो वो और ज्यादा अच्छा हो सकता है ना? क्योंकि जो हमें देखने को मिलता है समाज में जो बुराइयां हैं, कई बार पढ़े लिखे लोग भी कर रहे होते हैं. जितने हम साइबर क्राइम्स देखते हैं या और दूसरे क्राइम्स देखते हैं, है ना, उन्होंने टेक्नोलॉजी तो पढ़ी है, साइंस भी पढ़ी है, पर कहीं ना कहीं वैल्यूज की कमी है, कहीं ना कहीं एथिक्स की कमी है, जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं या शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से पैसा कमाना है, जल्दी से आगे बढ़ना है. तो वी कैन इंक्लूड सम लेसन्स फ्रॉम नीति शास्त्र about the ethics and morals. तो Correct. yes. एक्चुअली इतना सारा कुछ है ना, आईकेएस कॉर्पस इतना वास्ट है कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते. व्याकरण पढ़ने में ही ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में कि व्याकरण पढ़ने में 12 साल लगते हैं. तो 12 साल आप व्याकरण पढ़ते हो, फिर दूसरे अर्थशास्त्र पढ़ते हो, फिर दूसरे शास्त्र पढ़ते हो, तो 25 साल का पूरा टेन्योर होता है जो गुरुकुल में बिताया जाता था. 25 साल की एजुकेशन होती थी. तो उतना समय तो नहीं है हमारे पास में. तो हम क्यों ना कोई ऐसा टेक्स्ट पढ़ लें जो सबका क्रक्स हो. तो इसमें जो पंचतंत्र है ना, वो सबका क्रक्स है. और वो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि वो स्टोरीज के जरिए है ना, तो पढ़ने में और समझने में वो आसान लगता है. इसीलिए तो पूरी दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया, अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने कल्चर के हिसाब से इसको ट्रांसलेट किया है. और क्योंकि स्टोरीज हमेशा फैसिनेट करती हैं और वो उनकी जो टीचिंग्स होती हैं वो हमेशा हमें याद रहती हैं. तो इसलिए ये आसान तरीका है, मैं कहूंगी आईकेएस को जानने समझने का ये एक आसान तरीका है. Yes, stories are absolutely universal. Stories universal होती हैं. हर संस्कृति में कहानियां पाई जाती हैं, and through stories complex concepts can be learned in an easy way. And of course, we do have a session on the global influence of IKS by Dr. Neha. And if participants are interested, you can also, I think Swakanta ji, I'm sorry if I'm getting your name incorrect, you can look up Dr. Raj Vedam's lectures on YouTube. He's basically a science and technology person. And he has talked about how science education and dissemination of scientific concepts can be made very interesting in the Indic context by using stories. And he has a TED talk also that is very fascinating. So if you belong to the science background,
just go to YouTube and search for lectures by Dr. Raj Vedam. Really helpful. And madam ने बहुत सही बात कही. अभी I'm just enrolled in a course on Shad Darshan, in which I'm exploring the 6 Astik Darshanas and the 3 Nastik Darshanas. Nastik And- Darshanas, yes, and the facilitator said that originally the student or the disciple would spend about 12 years learning each darshana, and then they would choose whether they want to be a follower of the Nyaya Darshan or the Sankhya Darshan or the Charvak Darshan or the Yoga Darshan or the Mimamsa Darshan. So, of course, we don't have that much time, but my advice to everyone, and of course madam can delve more on it, that we should pick up some aspect of IKS which is related to our discipline and then start diving deep into it. हाँ, देखिए साइंस के लिए ना जो रिलेटेड डिसिप्लिन्स हैं, जो केमिस्ट्री वाले हैं, दे कैन रीड रस रत्नाकारा, है ना, एल्केमी से रिलेटेड है. मतलब आपको हर एक डिसिप्लिन और सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी, बस ढूंढना है. मैथ्स का तो बहुत कुछ है आईकेएस में, मैथ्स से रिलेटेड काफी कुछ है. और किसी ने पूछा है कि नीति शास्त्र का कुछ रेफरेंस. हाँ, तो आप पंचतंत्र पढ़िए या अर्थशास्त्र भी पढ़ सकते हैं. पंचतंत्र थोड़ा स्टोरी फॉर्म में है, तो उससे बहुत कुछ सीख जाते हो आप. और विष्णु शर्मा ने ये प्रोक्लेमेशन दिया हुआ है पंचतंत्र के प्रीफेस में कि जो इस नीति शास्त्र का अध्ययन करेगा या सुनेगा, उसको इंद्र भी नहीं हरा सकते. इंटरेस्टिंग. तो हाँ, उसको इंद्र भी पराजित नहीं कर सकते, वो इतना विद्वान बन जाता है ना. कैसे, तो बहुत सारी चीजें हैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए, अपने सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, है ना. तो अभी 10 दिन में ना धीरे धीरे ये परतें खुलेंगी और आप लोग और ज्यादा सीखोगे. यही कह सकती हूँ मैं, है ना. Yes, absolutely. Very well said, madam. Geetashri ji, you have raised your hand. You can unmute yourself and ask your question. Geetashri Mukherjee. Somebody written that, could you please suggest a complete book on IKS? Yes, you can get a book on IKS by B. Mahadevan. It is available at Amazon. Yes, Vipin Kumar sir, we will share the link of the book in the WhatsApp group after the session is done. Professor B. Mahadevan's book is like a textbook on IKS. It is called Indian Knowledge Systems, Concepts and Applications. So you can refer to that book. We'll share the link in the WhatsApp. Yeah. Good evening, ma'am. Go ahead. Good evening. Ma'am, am I audible? Yes. Yeah. Ma'am, I teach in an engineering college in Hyderabad, Mufti Hamza College of Engineering and Technology. So I had a chance to take a course on human values and professional ethics for 4th year students. And then the textbook given to us, it was authored by R.R. Gore. I mean, and it was a mandatory course for them. But interestingly, when Osmania University prescribed, I was very fascinated that this course is applicable only to, say, ECE branch. It was not given to other branches. It was a mandatory course, but it was a 0 credit course. So it affected attendance. See, we are talking about its importance. We are emphasizing on the need of imparting the lessons. It is much needed now. But the message that we want to give, the moment we are saying it is 0 credit course, students are very less. They do not want to attend the class. And then the very attitude, even, it is very sad that even the other faculty from other disciplines feel that it is not of much importance. It is placed in the last hour. So it's a paradoxical situation. We are highlighting its importance, but the way it is given to them, it is not serving its purpose. Now we are talking about all these stories, and I was really happy to listen to your storytelling, the way you narrated. The book which was prescribed for them, it did not have any such connection. It was all theory. So, when they talk about professional ethics also or values, we had to actually supply those kind of information so that they could connect to. But the book did not have any storytelling technique. I just felt it was very, very necessary to connect to a storytelling method because it is going to serve a great purpose.
That was only my observation which I wanted to It was share. your observation. Yes, it was your submission. Thank you. Thank you so much for adding Thank you. your opinion. And Deepthi has written that, ma'am, I don't know if the question is relevant or not, but while I was teaching, I have observed among few students that IKS is only religious-based text, but they aren't understanding the value of indigenous knowledge. Yes, this is the problem everywhere. हर जगह ये प्रॉब्लम है कि रिलीजियस समझते हैं, स्पिरिचुअल समझते हैं, ओनली संस्कृत समझते हैं. So it will take time, Deepti ji, to make the teachers and students realize that it is not religious, it is our indigenous knowledge और उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है. और हमने एक रास्ता चुना है, यूजीसी और हमारी मिनिस्ट्री ने एक स्टार्ट किया है. अभी थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे होंगे तो चल पड़ेंगे सही रास्ते पे. Yes, absolutely well put by ma'am. I think हमें सभी को थोड़ा समय देना पड़ेगा IKS को. इतने Right. जो 70 वर्ष का 65 वर्ष का कॉलोनाइज्ड एजुकेशन है, डीरैसिनेटेड एजुकेशन है, एंग्लिसाइज्ड मैकोले सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, इट इज नॉट गोइंग टू वैनिश अवे इन जस्ट अ फ्यू इयर्स. Few years, right. Yeah, it was as a policy, NEP was implemented in 2020. So 5 years is a very little time to kind of adjudicate whether the implementation of the policy is happening effectively or not. And as academics and teachers, we have to be very patient. I think if we take the mantle, then all these hiccups and challenges that we are currently facing 10 or 15 years down the line, these will not remain the challenges. And of course, we have a session dedicated to challenges in IKS. So I'm sure that will also throw light on this discussion. We can extend that discussion during that session. Yes, Parameshwar sir, you have raised your hand. You can unmute yourself, sir. मैडम नमस्ते. नमस्ते. मैं ये तीसरी प्रोग्राम है IKS के रिलेटेड में बात कर रहा हूँ और अटेंड कर चुका हूँ. मेरे सामने मेरे सीनियर ने लगातार प्रश्न पूछा कि आज के संदर्भ में मैकाले की एजुकेशन इतना बड़ा प्रभाव हमारे मन में छोड़ चुका है कि कहाँ तक उचित होगा IKS. बार बार पूछ रहे हैं. मैं भी तीसरी बार ये अटेंड कर रहा हूँ. मैं भी उनको कन्विंस किया, बार बार कन्विंस किया. वो मेरे सीनियर है, वो ऑलरेडी वो मैकाले के प्रोफेसर बन चुके हैं, मैकाले के एजुकेशन के पाकर, मगर प्रोफेसर बनकर रिटायर भी हो गए. मगर उनका प्रश्न आज क्या है कि आज की जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था में ये जो नीतियां हैं, हम जो मॉरल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आपने जो अभी भी बताया, बिगड़े हुए जो रॉन्ग स्टेप अपनाकर साइबर क्राइम की ओर जा रहे हैं, क्या ये सब ठीक हो सकता है? आपने जैसा उचित ही कहा 50 साल लगेगा. इन सब लोगों के माइंडसेट को कैसे चेंज करें? देखो, ये माइंडसेट चेंज करना ही तो पहले तो टीचर्स का करना पड़ेगा ना. हम ही लोग नहीं कर पा रहे हैं. 50 साल तो चलो ज्यादा हो गया, पर हम अगर बहुत ज्यादा कोशिश करें तो हो सकता है हम आने वाले 8-10 सालों में ये चेंज देख पाएंगे, है ना. ये तो साइबर क्राइम तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है. आप देखो आजकल मर्डर कैसे हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं. मतलब क्राइम की कोई लिमिट नहीं है. बच्चे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. इतनी सारी जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना डे टू डे लाइफ में, अगर हम अपनी इस नॉलेज की तरफ जाएं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं. क्योंकि हम ना अपने कल्चर पे, अपने लिटरेचर पे हम प्राउड फील नहीं करते. हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं. हमें लगता है कि वो वेस्ट वाले हैं ना, उनका ज्यादा अच्छा है. वो हमारे को भर दिया है, 70 सालों में भर दिया है वो चीज. मैडम, कुएं की मेंढक की तरह रहने वाले को क्या करें? तो आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए, वो रिटायर हो गए ना. अब आप अपना देखिए. अभी जो यंगर जनरेशन भी है ना, यंगर जनरेशन भी इसी तरह सोच रहे हैं. करना पड़ेगा उसके लिए. इसीलिए तो मैंडेट किया यूजीसी ने. मैंने इसलिए शुरू में बताया था 5% क्रेडिट
IKS से लेना ही पड़ेगा बच्चों को, मैंडेटरी है वो। Yes. 5% और 50% जो मेन डिसिप्लिन का, जैसे मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, ज्योग्राफी है, 50% IKS ऐड होगा मेन डिसिप्लिन में। तो वो जब हमारा आएगा, एडिशन होगा, तभी बच्चों में चेंज आएगा। बिल्कुल Yes. मैं मेरे धन्यवाद। Parmeshwar sir, Amrut, मैम मेरे Parmeshwar sir हिसाब and से Amruta ji. दीदी, Yes, Umesh ji, please हाँ मैं chip ये in. कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से एक चीज और होनी चाहिए कि जैसे हम IKS को जान रहे हैं, लेकिन हम IKS को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग किस तरीके से उसको स्टार्ट करें। मीन्स जैसे मान लीजिए Very- स्कूल लेवल है, फिर कॉलेज लेवल है, फिर हाँ। यूनिवर्सिटी लेवल है, तो अलग अलग लेवल के हिसाब से हमको IKS को पहले उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, फिर उसको एप्लीकेट करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए वो चीज मैंने ऐड नहीं की प्रेजेंटेशन में। जो यूजीसी का जो प्लान है ना इसको अचीव करने का, वो नेक्स्ट 2030 तक का जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, उसमें बिल्कुल बहुत क्रिस्टल क्लियर उन्होंने बताया है कि एनसीईआरटी और सीबीएसई वो स्कूल एजुकेशन पे काम करेगा, वो कर रहा है। देन हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी और जो हमारा यूनिवर्सिटीज जितनी भी आती हैं वो सब कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं और वो इंक्लूड भी कर रहे हैं, और उसके बाद ये पूरा डिसेमिनेट होगा। तो उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है। यूजीसी जो है वो प्रोग्राम्स करा रहे हैं जो टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि वो पढ़ाना क्या है, बताना क्या है। IKS के नाम पे कुछ भी नहीं बताना है कि कोई रामायण की कहानी सुना गए या कोई महाभारत की कहानी सुना गए, कोई भगवत गीता सुना गए, ऐसे नहीं। वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी, जो MMTTC की वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहां से आप देखिए, पहले वो सीखना है आपको, वोकैबुलरी सीखनी है, जो चीजें वो पूरा एक बनाया हुआ है, हमें मालूम नहीं है उस चीज के बारे में। और IKS डिवीजन की जो वेबसाइट है वहां जाके देखिए, बहुत कॉर्पस, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा IKS रिलेटेड मटेरियल है। आप उसको एक्सप्लोर करिए, वहां से डाउनलोड करिए, वहां से रीड करिए, सब कुछ अवेलेबल है। रिसर्च के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए इतने सारे स्कीम्स निकालता है IKS डिवीजन बच्चों को इंक्लूड करने के लिए। अभी जो लास्ट मंथ हुआ है उनका, स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप प्रपोजल्स मंगाए IKS डिवीजन ने। You won't believe 1900 and approximately 1980 proposals have been approved and granted by IKS division in which students will work to explore IKS. तो students को हम ऐसे include कर सकते हैं, उनको motivate कर सकते हैं, तो उनको भी कुछ मिलेगा, तभी वो इसमें मतलब इंटरेस्ट क्रिएट करना, या उनको कुछ रिटर्न में होता है ना, हाँ सर्टिफिकेट मिलेगा ऐसे करके हम उनको ला सकते हैं, इस तरह मोटिवेट कर सकते हैं। Yes, if we have some time tomorrow and in the coming few sessions, we will take you through some web resources on IKS, which will be useful for all the participants. In the interest of time, I will just take one last comment or question from Anupama ji. Anupama ji, you have raised your hand. Please unmute yourself. Good evening, ma'am. Thank you for this opportunity. As all the people who asked out and ma'am was clearing, I also had the same, and I got part of the answer from what ma'am answered. My question was, I'm teaching at UG level, and when we include or we start about IKS, definitely we'll have to quote from which shloka or from what's the original source while teaching. So when we take those names, we have all religions children in the class. So there'll be objection that we are trying to teach them some religion thing, and they will not give it equal respect as when we teach it in the English system. So how do we solve this problem, ma'am? Anything has been done, or it's also difficult for me to convince my seniors to get permission to take such sessions, because they say we have other religion children and they'll object, they'll not like, and how can you bring this as common for everyone? So somewhere where IKS is shadowed by these things, how do we address such problems? Actually, we should not relate it with religion, but students are doing. At that time, in ancient time, only Hinduism was there, and
in Vedic era, when all the IKS corpus was made or generated, or in 5,000 years ago, we say that we have the origin of IKS corpus since 5,000 or 3,000 years ago. That time, no other religion was there. तो इसलिए जब वो पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये इन्हीं की भाषा, इन्हीं के लोग, इन्हीं के गुरु हैं, ये हिंदुइज्म से रिलेटेड है. बट वी कैन include some content which is not basically related to religion. Bhagavad Gita is translated in so many languages. It is not related to religion. It is the tool to live the life. And yoga and meditation, it is not religion. ये समझाना है तो मुश्किल, बहुत मुश्किल है. इनका माइंडसेट ऐसा है. बट IKS इज नॉट रिलीजन. जब आप इसका डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे ना, इन मैथ्स, इन साइंस, in architecture, in shipbuilding, so you will come to know that it is not at all about any religion. It is about technology. It has a vast knowledge which should be imparted with our students, that then only they will come to know that what was the contribution of India in science and technology, in mathematics, in astronomy. Then only they will come to know. क्योंकि जिन बच्चों को आप डील कर रहे हो उनको भी ऐसा नहीं पता है, और जिनको आप सॉल्यूशन के लिए जा रहे हो उनको भी नहीं पता है. Yeah. So UGC is training all the trying to train the teachers with a structured course on IKS, in which they have included matlab it is a kind of orientation by including all the streams, all the different disciplines and streams, so that everybody from different disciplines try to understand that there are something for their discipline and from their discipline also. So it is not about the religion, but how we can justify them. This is really a big question. We can show them some content, some references, some videos available at YouTube. So this can be the only way, or they should attend the FDPs on IKS, है ना? They should learn about it. Yes. तो ये एक तरीका हो सकता है कि अगर वो लोग जाने तो सीखने की इच्छा तो हो मन में कि कुछ सीखना है. Absolutely. Yeah. No, it is like I think it's like word game. Because see, when we explain something in maths or trigonometry and we say this is Pythagoras theorem, they don't have problem with that name Pythagoras and theorem. But the minute we say this is from Mandukya Upanishad or Taittiriya Upanishad or Bhagavad Gita, then they have a problem. So how do we, when we say it is, the knowledge is only taken, and the name Bhagavad Gita and all has to be deleted when we talk. You just stop quoting the Upanishads. ये हो सकता है, because our aim is to impart the knowledge. When they start respecting our knowledge, when they understand, so gradually they will accept the names also. Yeah. तो पहले उनको वो एक शुरू में होता है ना, हमें अल्फाबेट सिखाना है, पहले वो सिखा देते हैं. उसके बाद उन्हें बताएंगे इसका सोर्स कहाँ है, क्या है, कहाँ से लिया है, कहाँ लिखा है. तो क्योंकि हमारी नॉलेज है उपनिषद्स में है सारा. Yeah. और तो हम जा नहीं सकते, पढ़ना तो वही पड़ेगा. Yeah. नहीं तो उन्हें स्टोरी सुनाओ आप पंचतंत्र की, सारे उपनिषद, सारे शास्त्र का सार है ये. पहले आप खुद पढ़िए इसे 2-3 बार, कैसे कनेक्ट किया हुआ है. उसके बाद आप अपने टॉपिक्स और अपने क्लासरूम में इसको कनेक्ट करिए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, Anupama ji, for that question. And this is a question that we encounter in all the sessions that we have conducted so far on IKS. I think there are others, resource persons also have joined this session. So I would request Narasimha ji to kindly host open, free-flowing discussion on this particular aspect of the challenges of teaching IKS. Yes, we can do that. I have a little bit different take on this question, but I think we will take it to another forum, another platform to discuss it. Okay, I just see one raised hand quickly. Inaganti ji, I request you to be quick and brief. Sorry for that, but just in the interest of time. Yeah. Pranam.
Pranams, Madam Rachna Sharma ji and organizers. Pranam. Madam, I'm Chandramohan, basically working in a college, and for the past 25 years, I'm a faculty member and resource person for history, and that is meant for UPSC civil services aspirants, madam. And here, as so much of our participants are saying, and as you are also touching this area, first and foremost, madam, who are dealing with IKS, they should have a small idea about how actually misrepresented history, which is there circulated in the classrooms for the past 70 years, madam. Number one. Number two, madam, in our ancient way of life, religion is personal, madam. Religion is personal, madam. Knowledge system is different. Religion is personal, madam. Like that, if a small idea about how this history is written and how this colonized history, if first it is decolonized, then all problems will be actually removed, madam. And people also can understand easily. And thank you for a good session, madam. And thanks, organizers. This is the only a submission from me, madam. I'm not giving any suggestions because just I'm also a teacher, of course. I can Very nice the same things. Actually, we got confused with dharma and religion. Actually, these both terms are different, and dharma is not related to religion. So, dharma or religion में confusion है. बस dharma is righteousness. Yes, madam. Because actually these are the colonial historians who has drafted religion as a corpus of superstitions and which are developed in ancient India, and I'm sorry, I don't, whatever it may be, and after post-independence, actually this is so-called some historians systematically deleted the most valuable science and reasoning part of our history, madam. And we are the people who developed maths, whatnot, everything, of course. And India was supposed to be a beacon light of knowledge in the ancient world. And today, our people are unable to believe young generations. And we can make them actually, madam, because our elders has led a very different way of life, and which is very, whether illiterate or literate. But unfortunately, due to this colonial histories, actually all things are messed up, so that we are actually rethinking about our origins. So gradually and slowly, this IKS will no doubt work out, madam, actually. No doubt. Well said, sir. Well said. Thank you for this positive attitude. Yes, madam. No doubt, madam. Because in ancient India, as some madam has asked, this is a big problem. Different religious people will be sitting in the classroom. I say them that, don't think about your religions. Every religion has its own philosophy. Go for philosophy part, not religion and rituals part. Every religion, if you are interested, you search some moral stories or something in your religion. As the ancient India is in the syllabus, I have to say this, of course. Like that, I convince them. Actually, whether they like or not, that's a different issue. Because we have to convince the students to listen, madam. That's what, madam. Thank you very much for a highly informative session, madam. And dear organizers also, madam. Dhanyavad, Shubhratri. Thank you. Thank you so much, sir. You have made many important points, and we would like to take this ahead on a different forum. I've already requested Narasimha ji to host one session after the course ends. So we would like to invite you there to participate in that session. Thank you, madam. So Sure, kindly be in touch. Sure, madam. Pooja Because ji, we are thank you. facing so many problems actually in teaching history, madam, due to this decolonization. 80% of universities are not changed even this day after this much achievements of India for the past 14 years or so, madam. Yeah. This can be changed. First, mindset is to be changed. And history is different in different states. That is also the biggest problem. Yes, absolutely. Okay, madam, because I think madam has tired. We have to now let madam go. लॉन्ग सेशन लेने के बाद और सभी क्वेश्चंस को सवाल को आंसर करने पर भी बहुत तक हुआ था. Thank you, madam. In other way, we will discuss in other topics. Thank you very much, madam. Thank you. Pranams and good night, both organizers and madam. Thank you. Pooja ji, you have asked about a book. I have a book suggestion. I will share it in the WhatsApp group. I have a book that will perfectly fit in well. 1 or 2 books where you can learn about the difference between culture, religion, dharma, civilization. I will share the reading links in the book. So thank you for your patience. I now invite Bharti ma'am from the college to deliver the vote of thanks. Bharti ma'am, are you there with us? Yes, ma'am. Good evening. Good evening. Namaste, Bharti ma'am. Namaskar, ma'am. Namaskar.
Well, I must say before starting with thanks and the other formalities, I would like to say a single word, that is wow. वो कहते हैं ना कि हमारे दिमाग के सारे जाले झाड़ दिए, है ना। बहुत ही अच्छा सेशन था, इट वाज टू गुड। और बहुत सारे ऐसे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस थे जो आईकेएस के बारे में लोगों के दिमाग में हैं, स्पेशली अभी आपने रिलीजन और धर्म की बात भी की यहाँ पर। So it was very well defined, very well structured, very beautifully explained, especially the Panchatantra part. And मुझे ऐसा एक और चीज लगती है जो मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि हमारी एक जनरेशन थी जो हमें स्टोरी से सारी चीजें पास ऑन कर रही थी। Me, I had my दादी and she was passing on all those stories and naming some of from सुख सागर, है ना, शिव संहिता। तो वो स्टोरीज हम लोगों को सुनने को मिलती थी and through which we were gaining the actual knowledge about our history. Now मुझे लगता है कि अभी वो वाली जो जनरेशन है वो अब जा चुकी है। There are no more such people who are teaching us all those stories, night bed stories। हमारे यहाँ शायद यही होती थी कि रामचंद्र जी ने ऐसा किया तो क्यों किया, और भगवान श्री कृष्ण ने कब गीता का उपदेश दिया, क्यों दिया और कैसे दिया। खैर मैम, बहुत ही खूबसूरत आपका सेशन रहा। From this I should begin with I, Dr. Bharti Sharma, takes an opportunity on behalf of the organizing team from Shahid Mangal Pandey Government Girls PG College, Meerut, to extend my heartfelt thanks to the expert Dr. Rachna Sharma, Associate Professor, KIIT College of Education, Gurugram, for providing us the vast reservoir of knowledge in such a cubic form. Thank you, ma'am. Thank you so much. Well, I also pay my regards and thanks for invaluable support and guidance to the Dr. Amit Kumar Bharadwaj, Director of Higher Education, Uttar Pradesh. Sir, your esteemed and cherished and precious support is commendable. Thank you once again, sir. I also extend my thanks and gratitude to Professor Anju Singh Ji, Principal Shahid Mangal Pandey, Government Girls PG College, Madhapuram, Meerut. Her untiring support and expertise is invaluable. Thank you, ma'am. Thank you so much. I also extend my heartfelt thanks to Dr. Vikas Raj Popat and Dr. Nidhi Shendornikar from Nucleus of Learning and Development to making such an effort and bringing this idea in real. Thank you, ma'am. Thank you, Nidhi ma'am. Your this approach of bringing all people together and putting this right idea in the right form, right timing, and to begin with, आपके मैंने लेक्चर सीरीज देखे, आपने बहुत अच्छे से प्लान किए हैं। थैंक यू सो मच मैम। आई विल बी थ्रू आउट द जर्नी विद यू। And I also extend my thanks to Professor Dr. Lata Kumar Ji, our IQAC convener from Shahid Mangal Pandey. I also thank Dr. Naseema sir, who provided the conclusive discussions. Thank you, sir, for that. I also express my sincere gratitude for your active participation and engagement throughout the session. I also extend my thanks to the participants who were there for all the session. When I joined the session, there were 98 people, and throughout the session, there were 98, 96, 94 people were there. So I also extend my thanks and my wishes, and I'm so happy that, people were actually listening and taking part in, and they were so interested. That means we are ready for the change. This shows that we are ready for the change. And one more thing I would like to tell you that कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने योगा पे एक वर्कशॉप अटेंड किया था, and I was there speaker by the time. So I was just telling them about the Patanjali's yoga and the koshas, the kundalinis and all that. तो हम यही बात कर रहे थे कि मैम अगर हम इस तरह से IQS तो अभी अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमें शायद बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली, SDGs 1, 2, 3 इस सब की जरूरत नहीं पड़ने वाली.
So definitely, we'll all together make a difference. And at last, I thank one and all for your time, your thoughtful contribution and enthusiasm. Thank you. Thank you so much.